फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रोमांटिक पीरियड का कुछ प्रोमिनेंट राइटर के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। उसमें से मैं फर्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट रोमांटिक पीरियड का विलियम वर्ड्सवर्थ को माना जाता है, तो उसके बारे में हम दो एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब 50-50 का दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें आपका एक वीडियो में 50 क्वेश्चन है और एक वीडियो में 50 क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोमांटिक एज का सबसे प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं, पोएट माने जाते हैं। तो इसके बारे में सारा डिटेल मैं दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका तीसरा एमसीक्यू है और इसमें से आपका जितने क्रिटिसाइज जो भी पोएट इसके बारे में क्रिटिसाइज किए हैं और भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल किया हूँ। और इसके अलावे अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई चाहे आप एमए कर रहे हो या बीए या फिर कोई सेट सेट का मतलब क्या होता है, स्टेट लेवल के जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे रिसेंटली अभी झारखंड का अभी आपका जेट की प्रिपरेशन है, मार्च में ये आपका एग्जाम होने वाली है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और इसके अलावे अगर आप जेट और नेट की तैयारी करते हो तो उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डियर फ्रेंड्स, तो आज की फर्स्ट नंबर आज हम करेंगे यहाँ पे 110 से। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 110 में है कि विच टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। है ना, ग्लोरियस मतलब सबसे बड़ी उसकी जो एज है, सबसे अच्छा एज कौन सा एज है, ठीक ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। तो यहाँ पर आप आंसर में ऑप्शन दिए गए हैं 1790 टू 1800, 1800 टू 1810 और 1810 टू 1820 और लास्ट में आपका डी नंबर में 1797 टू 1807। तो कौन सा ये सबसे ग्लोरियस डिकेड माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के कैरियर का। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आंसर बता दूँ, 1797 से 1807 ईस्वी को सबसे ग्लोरियस डिकेड विलियम वर्ड्सवर्थ का माने जाते हैं, है ना। तो ये आपका डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है आपका, और आप देख पा रहे हैं 111 में क्वेश्चन है आपका, द पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन वर्ड्सवर्थ कैरियर बिगेन आफ्टर। है ना, कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कैरियर था वो क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा। डिक्लाइन का मतलब क्या है, पतन होने लगा, है ना, मतलब लॉस में जाने लगे, मतलब उसकी जो ग्रो हो रहे थे, एक होता है डिसेंडिंग आउटर, एक होता है असेंडिंग आउटर। तो असेंडिंग आउटर को ग्रोथ माना जाता है, डिसेंडिंग में जो इसके कैरियर घटने लगे, है ना। तो वो कौन सा एज से घटने लगे, तो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ डिक्लाइन जो पीरियड है वो कौन सा है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के कैरियर का कौन से ईयर के बाद उसकी कैरियर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो पहला ऑप्शन है आपका 1798, 1800 और 1805 एंड 1807। तो कौन सा पीरियड के बाद वो डिक्लाइन होने लगे, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1807, है ना। क्या होगा, 1807 के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कैरियर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट में 112 की बात करें तो 112 में है अब इन विच पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड द चाइल्ड अ प्रोफेट, अ सीयर एंड फिलोसोफर। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन सी पोएम में, विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन सी पोएम में, ठीक ना, उसको चाइल्ड प्रोफेट कहा गया है ना, चाइल्ड प्रोफेट कहा जाता है, ए सीयर एंड अ फिलोसोफर, कौन सी पोएम में कहा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन है गिल्ट एंड सोरो, और है इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, सी नंबर में है द प्रील्यूड एंड एन इवनिंग वॉक। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा 112 का। तो यहाँ मैं बता दूं तो ये आपका मेंशन है, आपका बी नंबर करेक्ट है ना। ओड है और इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में ऐसा कहा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ को चाइल्ड ऑफ प्रोफेट, है ना, चाइल्ड ऑफ प्रोफेट, ए सीयर एंड फिलोसोफर, है ना, फिलोसोफर कहा गया है। ये कहा गया है, तो इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी ओड में, है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर में है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 नंबर, मतलब 113 में आ गए हम लोग, वो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है अबाउट विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ सर वॉल्टर रैलेग राइट्स, इट वाज नॉट बाय एन acquaintance with Platonic philosophy that the arrived at his the glorification of childhood, but by looking at nature and life with an open mind। ये कौन सी पोयम में, है ना, ये कौन सी पोयम के बारे में, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन सी पोयम के बारे में सर वॉल्टर रेलैग, है ना, सर यहाँ पे एक अदर राइटर क्रिटिसाइज किया है, वो आप ध्यान देंगे, सर वॉल्टर रेलैग राइट, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन सी पोयम के बारे में लिखा है कि इट वाज नॉट बाय एन एक्वेंटेंस विथ प्लेटोनिक
philosophy that arrived at the glorification of childhood, but by looking at nature and life with an open mind। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन से पोयम में, कौन से पोयम के बारे में सर वॉल्टर रेलैग ने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से पोयम के बारे में सर वॉल्टर रेलैग ने कहा है ऐसा? तो ऑप्शन है यहाँ पे गिल्ट एंड सोरो, ऑड, इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, द प्रिल्यूड एंड इवनिंग वॉक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, ऑड में, है ना, इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में कहा है। नेक्स्ट की बात करें तो 114 में आपका है, 114 में विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर। निम्नलिखित में कौन से स्टेज के बारे में सत्य है ना, कौन से स्टेज के बारे में सत्य है विलियम वर्ड्सवर्थ का नेचर के प्रति, विलियम वर्ड्सवर्थ के थर्ड स्टेज के बारे में सत्य है ना, थर्ड स्टेज के बारे में सत्य है। एनिमल मूवमेंट एंड पोर्चर प्लेजर, a stage of mere sensibility devoid of thought, nature became the nurse, guide and guardian of his heart, sweet and fanciful like child dreams। तो ये आपका कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पर मैं बता दूं ये आपका है नेचर बिकेम नर्स, ये है नेचर बिकेम नर्स, सी नंबर इज राइट, है ना, नेचर बिकेम द नर्स, गाइड एंड द गार्डियन ऑफ हिज हार्ट, ये आपका राइट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट नंबर है आपका क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या आप कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये अंत तक देखें। जैसे कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या फिर कोई सेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट दैट मीन्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो आप जरूर इसे अंत तक देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पर आप वन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, विच पोएम डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पैंथिस्टिक फिलोसॉफी, है ना, विच पोएम डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पैंथिस्टिक फिलोसॉफी, मतलब कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के पैंथेटिक फिलोसॉफी के बारे में डिस्क्राइब करता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है गिल्ट एंड सोरो, और इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, द प्रिल्यूड, टिंटन-आबे। कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ का पैंथेटिक फिलोसॉफी को डिस्क्राइब करता है? ये मेन है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टिंटन-आबे, राइट आंसर है टिंटन-आबे, है ना, 115 का राइट आंसर टिंटन-आबे। नेक्स्ट है आपका 116 का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने 116 है, who appreciated Wordsworth's poem Michael in words, nature herself seems to have taken the pen out of his hand and to write for his with her own bare sheer penetrating power। ऐसा किसने कहा है ना, ये वर्ड कौन कहा है? who appreciated Wordsworth's poem, विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम को किसने अप्रिशिएट किया है, तारीफ किया है? माइकल, है ना, माइकल को। इन द वर्ड, ये वर्ड में, ये सारे शब्दों में उसको बोला है नेचर herself seemed to have taken the pen out of his hand and to write for him with her own bare sheer penetrating power। ऐसा कौन से राइटर ने कहा है? पहला है सर वॉल्टर रेलैग, जॉर्ज सेंसबरी, मैथ्यू अर्नोल्ड या जॉन ड्राइडेन। ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम के बारे में कहा है, नंबर 6 आपका राइट है ना, मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट नंबर देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप एक बार तो पढ़ेंगे, पढ़ने का वेटेज आप 10% देते हैं, और आपका जो कंप्लीट जो प्रिपरेशन होती है वो प्रैक्टिस से होते हैं। पढ़ने के बाद जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पक्का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है और उसका वेटेज होता है 20%। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है 117 में है, क्वेश्चन है माइकल इसाबेल ल्यूक आर द कैरेक्टर इन वर्ड्सवर्थ पोएम। माइकल इसाबेल, है ना, माइकल और इसाबेल में ल्यूक आर द कैरेक्टर, ल्यूक क्या है? कैरेक्टर है विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम में, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है माइकल इसाबेल ल्यूक आर द कैरेक्टर इन वर्ड्सवर्थ पोएम। हाँ, मतलब माइकल और इसाबेल, यहाँ 3 कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ है, माइकल, इसाबेल और ल्यूक, ये कैरेक्टर हैं, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम में। तो ये कौन से पोएम में है? जो नीचे लिखे गए हैं उस पोएम में से कौन से पोएम में ये कैरेक्टर मिलते हैं? तो यहाँ पर क्या है? माइकल। नेक्स्ट पोएम का नाम है आपका इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी, टिंटन-आबे। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पर राइट करेक्ट है आपका माइकल, है ना, यहाँ पे राइट आंसर होगा माइकल। माइकल में ये तीनों कैरेक्टर मिलते हैं, माइकल, इसाबेल और ल्यूक। 117 का ए नंबर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 118 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन है द पोएम माइकल इज सेट इन, है ना, जो माइकल पोएम है
वो सेट करवाए गए हैं। सेट है मतलब ये आधारित है, किस पर आधारित है ना। सेट मतलब आधारित, यहाँ पे सेट है कौन से चीज़ें पर, जो नीचे लिखे गए हैं वो क्या है, ग्रीन हेड हिल्स इन ग्राम्समेयर वैली, लंदन, ए विलेज इन लंदन, ए विलेज इन आयरलैंड, ये किस पर आधारित है, माइकल पोएम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ग्रीन हेड गिल ग्रिल, है ना, ग्रीन हेड हिल इन ग्राम्समेयर वैली, इस पर ये आधारित है। आई रिपीट अगेन दिस आंसर, ग्रीन हेड गिल इन ग्राम्समेयर वैली, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है 119। 119 में है आपका क्वेश्चन आ गया, वो है आपका विच पोएम इज नॉट इंक्लूडेड विथ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम इवन दाउ इट इज अ पोएम दैट मेंशन अ कैरेक्टर नेम्ड लूसी, है ना। मतलब कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ का लूसी पोएम इंक्लूड नहीं है ना। हालांकि इट इज अ पोएम, हालांकि वह एक पोएम है जो मेंशन अ कैरेक्टर नेम लूसी, जो कैरेक्टर का नेम लूसी है, तो ये कौन सी पोएम में है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, लंदन 1802, लूसी ग्रे, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1810, गाइड टू द लेक्स। तो यहाँ पे मैं बता दूं इसका राइट आंसर 119 का होगा बी, है ना। लूसी ग्रे ये एक पोयम है और उसमें क्या है, लूसी कैरेक्टर है, ओके, लूसी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो 120 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, हियर द क्वेश्चन, who believed that Lucy Gray was a beautiful success when contrasting how it is able to emphasize an incorporeal side of nature, and he believed that the poem The Soldier's Mother was a failure for its lack of the incorporeal, है ना। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट है रेफरेंस, तो यहाँ पर कौन ऐसा कहा है, हु बिलीव दैट लूसी ग्रे वाज अ ब्यूटीफुल सक्सेस, मतलब कौन, लूसी ग्रे एक सक्सेसफुल, सुंदर सक्सेसफुल है ना। कौन ऐसा बिलीव करता है, जब कॉन्ट्रास्टिंग होता है, उसका विरोधाभास होता है, हाउ इट इज एबल टू एम्फेसाइज इन इनकॉर्पोरियल साइड ऑफ नेचर, एंड बिलीव दैट द पोएम द सेलर्स मदर वाज अ फेलर फॉर इट्स लैक ऑफ इनकॉर्पोरियल, ऐसा किसने बिलीव किया है। पहला नंबर ऑप्शन है सर वॉल्टर रेलेक, जॉर्ज सेंसबरी, मैथ्यू अर्नोल्ड और जॉन राइटेन। तो ऐसा किसने बिलीव किया है, किसने विश्वास किया है, तो आपका सी नंबर है मैथ्यू अर्नोल्ड, है ना, मैथ्यू अर्नोल्ड, सी इज करेक्ट। डियर फ्रेंड्स, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इतने जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उतने में से आपको कितने को आप कर पा रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पे लगभग 100 क्वेश्चन शामिल करूंगा मे बी, ओके, तो वहाँ पर 100 में से आप कितने कर पाएंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ आई डिस्क्राइब अ डिस्कशन between an adult poetic speaker and a little cottage girl about the number of brothers and sisters who dwell with her. The poem turns on the question of whether to account two dead siblings as part of the family. Which is the poem? ये कौन सा है, ठीक ना। यहाँ पे बोल रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है जो डिस्क्राइब करता है डिस्कशन, डिस्कशन को डिस्क्राइब करता है, वो किसके बारे में, किसके बीच में, एडल्ट पोएटिक स्पीकर और लिटिल कोटेज, है ना, लिटिल कोटेज के बारे में डिस्कस करता है, पोएटिक स्पीकर और लिटिल कोटेज गर्ल के बारे में बातें करता है। तो ऐसी कौन सी पोयम में वो लिखा है, तो यहाँ पे पोयम का नाम है माई हार्ट लिव्स अप, ओड है इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी और टू ड्यूटी वी आर सेवन, ये किसमें कहा है। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, ऐसा वो डिस्क्राइब किया है किसके किसके बारे में, डिस्कशन है एडल्ट पोएटिक स्पीकर, मेन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एडल्ट पोएटिक स्पीकर एंड लिटिल कॉटेज गर्ल के बारे में डिस्कस किया है वी आर सेवन नाम के पोयम में, है ना, वी आर सेवन नाम के पोयम में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है, which poem of Wordsworth says that books are just barren leaves that provide empty knowledge, and that nature is the best teacher which can teach more about human evil and good, है ना। तो ये कौन सी पोयम में वो कहा है, विच पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ सेज, विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन सी पोयम कहता है कि बुक क्या है, केवल एक बैरन लीव्स है, क्या है, बैरन लीव्स, बैरन का मतलब क्या होता है आप हमें कमेंट में बताएं, है ना, बैरन लीव्स द प्रोवाइड एम्प्टी नॉलेज, है ना, बुक क्या है, केवल एक बैरन लीव्स है, जो क्या, एक खाली, खाली, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, है ना, पूरी तरह से खाली नॉलेज प्रोवाइड करता है, लेकिन नेचर जो है सबसे अच्छा टीचर है और वो पढ़ा सकता है ह्यूमन को, ह्यूमन के बारे में सबसे अच्छा सिखा सकता है, एविल और गुड, बुराई और अच्छाई दोनों सिखा सकते हैं नेचर, ऐसा कौन सी पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है।
तो पहला यहाँ पर पोएम है माई हार्ट लिव्स अप, ओड है इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी और द टेबल्स टर्न एंड वी आर सेवन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा द टेबल टर्न्स, है ना, द टेबल टर्न्स में ऐसा कहा है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, वो है द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डजंट इंक्लूड। वो कौन से अपने प्रीफेस में इंक्लूड, लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में इंक्लूड नहीं किए हैं। पहला है ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री, वर्ड्सवर्थ यूजेज कॉमन मेन्स लैंग्वेज, है ना, एवरीडे लैंग्वेज इज बेस्ट सुटेड फॉर पोएट्री। भी है, सी में है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये मुझे आप ये चार ऑप्शन अभी देखें तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे कौन से चीज़ को अपने लिरिकल बैलेड के मैनिफेस्टो में मेंशन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, है ना, डी नंबर को शामिल नहीं किया है, बाकी सभी आपका शामिल है। आगे की बात करें तो ये आपका आंसर होगा डी नंबर, है ना, डी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये शामिल विलियम वर्ड्सवर्थ के रोमांटिक पीरियड के सबसे बड़े बुक जो कोलरिज के, आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कोलरिज के कितने पोएम लिरिकल बैलेड में हैं और वर्ड्सवर्थ के कितने हैं। सॉरी। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपके सामने जो क्वेश्चन है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ द स्पीकर नरेट्स अ नाइट टाइम राइड टू द कॉटेज ऑफ हिज बिलव्ड लूसी हु ऑलवेज लुक्स एज फ्रेश एज अ रोज इन जून। ये कौन सी पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ अपने स्पीकर को नरेट करते हैं, मतलब संबोधित करते हैं, बोलते हैं ए नाइट टाइम, ठीक ना, नाइट टाइम राइट टू द कॉटेज, ना, राइट टू द कॉटेज ऑफ हिज बिलव्ड लूसी, अपने बिलव्ड लूसी के प्रति वहां पे जाओ, एंड हु ऑलवेज लुक्स एज फ्रेश एज रोज इन जून, ऐसा कौन सी पोएम में कहा है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, स्ट्रेंज फीट ऑफ पेशन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, 3 years सी ग्रीव, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिन, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिन। तो ये कौन से पोएम में ऐसा लूसी के बारे में कहा गया है। 124 का, तो ये राइट आंसर होगा स्ट्रेंज फीट ऑफ पेशन हैव आई नोन, है ना, इसमें आपको ये बात मिलेगी, स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पेशन आई हैव नोन। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपके सामने, वो है, देख पा रहे हैं, वर्ड्सवर्थ रोट हिज सीरीज ऑफ लूसी पोएम, है ना, ड्यूरिंग अ स्टे विथ हिज सिस्टर डोरोथी इन, ऑप्शन हियर गिवन, Hamburg, Germany between October 1798 and April 1801. Paris, France between October 1798 and April 1801. London, England between October 1798 and April 1801. Edinburgh, Scotland between October 1798 and April 1801. तो मैं थोड़ा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ दिया, अब मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोट ही सीरीज ऑफ लूसी, ठीक ना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लूसी के जो पोएम है, लूसी के जब लिख रहे थे तो उसमें ड्यूरिंग अ स्टे विथ हिज, मतलब डोरोथी कौन है, तो डोरोथी उनकी बहन है, ठीक ना, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ हमेशा बोले तो एक पूरे जीवन भर जहाँ जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ रहे वहाँ वहाँ रही है ये साथ में। तो ये जब पोएम लिख रहे थे तो वो ईयर पूछ रहा है, और ये कहाँ थे जब लूसी लिख रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, तो उस समय का डेट क्या है और वह कहाँ पे ठहरे हुए थे, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे 105, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ये कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन भी बता दिया हूँ आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर 125 का होगा, ए नंबर, है ना, हैम्बर्ग जर्मनी बिटवीन अक्टूबर 1798 एंड अप्रैल 181, ठीक ना, कहाँ पे रहा है, हैम्बर्ग जर्मनी बिटवीन, वो समय था अक्टूबर 1798 और 1801 ईस्वी, है ना, हैम्बर्ग, तो ये याद रखेंगे प्यारे मित्र। नेक्स्ट नंबर है सी नंबर, यहाँ पे अब आगे 126, विच पोएम एमंग द लूसी पोएम डज नॉट डायरेक्टली मेंशन लूसी, ठीक ना, ये जो नीचे लिखे गए हैं जितने ऑप्शन, इसमें से, है ना, इसमें से कौन सी पोएम पोएम जो है लूसी पोएम डायरेक्टली मेंशन लूसी में नहीं है। स्टेंज फीट ऑफ फैशन हैव आई नोन में, या सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, 3 years सी ग्रीव, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, है ना, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसमें ये मेंशन नहीं है डायरेक्टली। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, ये बहुत ही फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसमें डायरेक्टली लूसी का मेंशन नहीं है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द लूसी पोएम हैज बीन डिस्क्राइब अ सबलाइम एपिटाफ बाय एस.टी. कोलरिज। कौन सी पोएम, कौन सी लूसी पोएम, है ना, कौन सी लूसी पोएम डिस्क्राइब किया गया है किसके रूप में, सबलाइम एपिटाफ, है ना, सबलाइम एपिटाफ के रूप में कौन सी लूसी पोएम को
क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है वो एच टी कोलरिज के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, स्ट्रेंथ फीट ऑफ फेशन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, 3 years सी ग्रीव, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट में विलियम एच टी कोलरिज के द्वारा सरलाइम एपिटाफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो 128 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू। Here option question here, which poem of Wordsworth, which poem of Wordsworth has a flowing beautiful line? निम्नलिखित पोयम में से विलियम वर्ड्सवर्थ का ये सुंदर सी लाइन किसमें है? 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. A poet could not be but gay in such a drunkard company. ये लाइन कौन सी पोयम में है? ऑप्शन हियर गिवन, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वे, और सी नंबर है आपका 3 years सी ग्रीव, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट। तो ये आपका ए नंबर आपका करेक्ट है 128 का, ए नंबर इज करेक्ट। आई वंडर लोनली एज आई क्लाउड। अब यहाँ पे इसका एक और नाम है इसी पोएम का, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। खैर मैं बता देता हूँ, वो है डैफोडिल, डैफोडिल्स है ना, डैफोडिल्स जो है ये दूसरी नेम, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड वही हम डैफोडिल के नाम से जानते हैं, डैफोडिल्स है ना, डैफोडिल्स। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पोएम माई हार्ट लिफ्ट्स अप, है ना। अब यहाँ पे माई हार्ट लिफ्ट्स अप का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पोएम माई हार्ट लिफ्ट अप, माई हार्ट लिफ्ट अप का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर द रेनबो, द डैफोडिल्स, द कुकू, द क्लाउड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका द रेनबो, द रेनबो, माई हार्ट लिफ्ट्स अप को द रेनबो नाम है ना, या द माई हार्ट लिफ्ट्स अप को द रेनबो नाम है, ये दोनों सेम है। इसका दूसरा नाम माई हार्ट लिफ्ट अप का दूसरा नाम द रेनबो है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर में है आपका, क्वेश्चन शो हो गया है हालांकि, तो बट दिस इज द प्रैक्टिस, ओके। द लास्ट 3 लाइन फ्रॉम विच पोएम आर यूज्ड एज एपिग्राफ टू इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द लास्ट 3 लाइन कौन सी पोएम में एपिटाफ के रूप में किया गया है? वो है इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, कौन सी पोएम में किया गया है? 130 का ए नंबर आपका करेक्ट है द रेनबो, है ना, जैसा कि आप पहले देख चुके थे द रेनबो में, है ना। नेक्स्ट नंबर की बातें करें तो 130 में आ गया, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इज अ पॉपुलर लाइन फ्रॉम, ये जो पॉपुलर लाइन है ये कौन से पोएम से लिए गए हैं? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये कौन से पोएम से लिए गए हैं, है ना। ये फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं बता दूं, द रेनबो, द डैफोडिल्स, द कुकू, द क्लाउड, ये कौन से पोएम में है? ये फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसका आंसर है आपका ए नंबर, है ना, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ए इज हेयर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट मैं बता दूं, नेक्स्ट नंबर है 131, 131 में है, आप देख पा रहे हैं, who disliked who disliked Wordsworth's use of the phrase natural piety in the poem The Rainbow. He believed that man was naturally impious and therefore Wordsworth's phrase contradicted itself. Question here, I am going to read again. Who disliked Wordsworth's use of the phrase nature piety in the poem The Rainbow? He believed that man was naturally impious and therefore Wordsworth's phrase contradicted itself. अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हु लाइक्ड वर्ड्सवर्थ यूजेज ऑफ फ्रेज, विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन ये जो यूज किए हैं वो पसंद किया है, और सॉरी डिसलाइक किया है, नापसंद किया है ना, डिसलाइक किया है फ्रेज को। नेचुरली फाइटी, है ना, द रेनबो में ही बिलीव्ड, और वह विश्वास करता है कि मैन वाज नेचुरली इम्पायस एंड देयरफॉर वर्ड्सवर्थ फ्रेजेस कॉन्ट्राडिक्टेड इटसेल्फ। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोयम है वो खुद में एक क्या है, विरोधाभास हो गया। तो ऐसा कौन डिसलाइक किया था? विलियम ब्लेक ने, जॉन ड्राइडेन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, या एस टी कोलरिज ने? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, विलियम ब्लेक ने। किसने किया है? विलियम ब्लेक ने। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज पेट्रार्कन, पेट्रार्कन, पेट्रार्कन सोनेट।
I repeat this question. Listen again. This one. Which of the following is Petrarchan sonnet by William Wordsworth describing London and the river Thames viewed from the Westminster Bridge Westminster Bridge in the early morning? मतलब निम्नलिखित एक पेट्रार्कन सोनेट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और उस पोयम में डिस्क्राइबिंग लंदन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं और लंदन और थैम्स रिवर है ना, रिवर थैम्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो व्यूड फ्रॉम द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इन अर्ली मॉर्निंग, जो अर्ली मॉर्निंग में देखा गया। तो ये कौन से पोयम में है ना, ये कौन से पोयम में ये थीम मिलती है ये चीज। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पे, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सेप्टेम्बर 3 September 1802। नेक्स्ट ऑप्शन लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1810। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए, है ना। ए में है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज 3 सितंबर 1802। ये आपका इसी में वो मेंशन किया है पेट्रार्कन सोनेट में, है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो ये ए नंबर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है ए गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट, ए गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज, ए गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक, है ना, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज है मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक, ये एक है विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, कलेक्शन ऑफ सोनेट है, या ट्रेवलर्स गाइड बुक टू इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में है, या डायरी पेजेज है, या कलेक्शन ऑफ एसेज है। तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये क्या है, ए ट्रेवलर्स गाइड बुक टू इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये चीज है। ए गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक क्या है, ए ट्रेवलर्स, बी नंबर राइट है, ए ट्रेवलर्स गाइड बुक टू इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट, है ना, मतलब बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इन फ्रंट यू, नेक्स्ट नंबर है वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउदे एंड सैमुअल टेलर कोलरिज बिकेम नोन एज लेक पोएट बिकॉज। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं सेकेंड वीडियो में पूछा था कि लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से कौन कौन पोएट हैं, उसका आपका ये आंसर मिल गया, है ना। वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउदे एंड सैमुअल टेलर कोलरिज, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसटी कोलरिज के नाम से जानते हैं, बिकेम नोन, ये इसको जाने जाते हैं लेक पोएट के नाम से। क्यों, ये तीनों को लेक पोएट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन क्यों जाने जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका दे लिव्ड इन दिस एरिया, इट इज लैंडस्केप एंड पीपल इंस्पायर्ड देयर वर्क, द लैंडस्केप ऑफ द place becomes an integral part of their poetry, all of these, so which one is the right answer, so here the right answer will be, here right answer is all of these, ये सभी क्वालिटी उन लोगों में है, वे सब वहीं पे रहते थे, they lived in this area, ये एरिया में रहते थे, है ना, और its landscape people inspired their work, है ना, और the landscape of the place become an integral part of their poetry, है ना, ये तीनों चीज है उन लोगों में। नेक्स्ट की बात करें तो 135 में है आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विच नैरेटिव पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ रिटेन इनिशियली इन 1807 to 1808 इज सेट ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1569। या फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, और आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नाउ, यू हैव टू लिसन केयरफुली। विच नैरेटिव पोएम, है ना, नैरेटिव का मतलब क्या है, वर्णनात्मक, है ना, तो कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्णनात्मक है, रिटेन इनिशियली इन 1807 to 8, जो कि शुरुआत में ये 1807 ईस्वी से 1808 ईस्वी में ये लिखे गए, इससे ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1579, जो कि नॉर्थ इन में 1569 ईस्वी में ये राइजिंग हुए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका द टू द कुकू, बी में है द एक्सकर्सन 1814, और सी में है लाओडामिया 1815 to 1845, एंड नेक्स्ट नंबर है द राइट डू ऑफ रेलस्टोन 1815, which one here the right answer, so here right answer is D number, the right do of railstone, है ना, the white do of railstone 1815 is correct। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ पोएम पीटर बेल फाइनली पब्लिश्ड इन अप्रैल 1819 इज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड। ये जैसा कि आप लोगों को पता है पीटर बेल इज द फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, बट फॉर होम, ये पोएम पीटर बेल किसके लिए लिखा था, ये पीटर बेल है 1819 ईस्वी में
ये पब्लिश हो गए थे, लेकिन ये पोएम किसके लिए डेडिकेट थे, कौन से फ्रेंड के लिए? रॉबर्ट साउदे के लिए, एस टी कोलरिज के लिए, एस टी कोलरिज के लिए, या सर सर वॉल्टर स्कॉट के, या डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रॉबर्ट साउदे के लिए, है ना। पीटर बेल डेडिकेटेड है रॉबर्ट साउदे के लिए। पीटर बेल फाइनली पब्लिश इन 1819 में पब्लिश हुआ, लेकिन डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउदे, है ना। रॉबर्ट साउदे के लिए पीटर बेल डेडिकेटेड है। नेक्स्ट नंबर 137 क्वेश्चन है, खैर यहाँ पे आंसर शो हुआ, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। Which poem proper begins with description of hard-headed sinner impervious to the softening influence of nature, who makes his living as a itinerant hawker? इटिन itinerant hawker मतलब पोटर के रूप में किया है ना। Which poem proper begins with description of harder-headed sinner, है ना, ये आपको देखना है। harder header hearted है ना, हार्ड हार्टेड, सॉरी माफ कीजिएगा, इसे फिर से सुन ले। हार्ड हार्टेड सिनर इम्परवियस टू द सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर से ये शुरू होता है। तो ये कौन सा पोयम है? पीटर बेल है, ए टेल इन बॉक्स, द एक्सकर्सन 1814, और लाउडामिया 1815 टू 1845, द वाइड डू ऑफ राइलस्टोन 1815। तो विच वन इज करेक्ट? हेयर राइट आंसर विल बी पीटर बेल, ए टेल इन बॉक्स, ठीक ना। पीटर बेल इज राइट। नेक्स्ट की बात करें 138 में हम लोग आ गए हैं। 138 में है, वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, है ना। वर्ड्सवर्थ ने अपने राइटिंग में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो किसका इन्फ्लुएंस था? तो यहाँ पे ऑप्शन है एस टी कोलरिज के राइटिंग से, या विलियम गॉडविन के राइटिंग से, या जीन जैकब्स रूसो एंड इम्यूनल कांट, किसके राइटिंग से, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ ये सभी से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एस टी कोलरिज से भी थे, विलियम गॉडविन से भी थे, जैन जैकब्स रूसो एंड इमैनुअल एमिनुअल कांट से, ये सभी पोएट से विलियम वर्ड्सवर्थ काफ़ी ज़्यादा क्या था, इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, है ना, डी नंबर इज राइट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर में है विच वर्ड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन? कौन सी कृति या पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ का विलियम गॉडविन के इन्फ्लुएंस से एग्जिबिट है? तो वो एग्जिबिट है वो पोएम गिल्ट एंड सोरो, द बॉर्डर, द प्रील्यूड, या बोथ ए एंड बी? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए एंड बी, है ना, मतलब डी नंबर इज करेक्ट। ए एंड बी मतलब गिल्ट एंड सोरो और बॉर्डर्स, ये दोनों करेक्ट है। विलियम गॉडविन के इन्फ्लुएंस से एग्जिबिट है ना। नेक्स्ट नंबर की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर 140 है आपका, द प्लॉट ऑफ विच वर्क कैरेक्टराइज्ड बाय मोrbid एंड monstrous extravagance of horrible impossibility? ये कौन सा प्लॉट, मतलब कौन सी वर्क के प्लॉट है, कौन सी वर्क के प्लॉट है जो कैरेक्टराइज्ड है? विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं? तो मोरबिड एंड मोनस्ट्रस एक्स्ट्रावेगेंस, हॉरिबल इम्पॉसिबिलिटी, ये है वो बहुत ज़्यादा वो पोयम में मिलते हैं। क्या क्या? मोरबिड, मोनस्ट्रस, एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ हॉरिबल एंड इम्पॉसिबिलिटी। तो ये कौन सा पोयम में है? 140। तो पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, द बॉर्डर। सेकेंड है द एक्सकर्सन 1814, लाउडामिया 1815 18 to 45, द वाइट डॉग ऑफ राइलस्टोन। यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो यहाँ करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ए नंबर, है ना, ए नंबर, द बॉर्डर्स। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर में है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है, टू वीच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट, है ना, एवरी ग्रेट पोएट इज टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज द टीचर ऑफ नथिंग। ये कौन से पोएट के, मतलब अपने वर्ड्सवर्थ ने किसको ये लिखा है ना, किसको, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसको अपने दोस्त को लिखा? एवरी ग्रेट पोएट इज टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। रॉबर्ट साउदे को, एस टी कोलरिज को, सर वॉल्टर स्कॉट, या सर जॉर्ज बाउमंट? तो ये आपका राइट आंसर होगा सर जॉर्ज ब्याउमंट, है ना, ये राइट आंसर है, सर जॉर्ज ब्याउमंट, ये आपका राइट है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपके सामने, वो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है
who wrote in his preface the lyrical ballad, I have said the poetry is the spontaneous overflow of our feelings. It takes its origin from emotion, reflected in tranquility. Who wrote this preface lyrical ballad? ये प्रीफेस लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में किसने ये चीज कहा है कि आई हैव सेड दैट पोएट्री इज, मैंने कहा है द पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक इट्स origin from emotion reflected in tranquility। ये किसने लिखा है? 142। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ना? कौन लिखा है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ। डी नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 143 है ना। क्वेश्चन हियर, who stayed his aim in writing poetry to console the afflicted, to aid sunshine to daylight by making the happy happier, to teach the young and the gracious of every age to see, to think and to feel, and therefore to become more actively and securely virtuous। ये किसने कहा है? ये सब जो लाइन है, ये लाइन को आप ध्यान से पढ़ें, मतलब कौन ये बताया है, कौन कहा है ना। तो ये मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये लाइन ध्यान से पढ़ें, ये कौन लिखा है। डिड हिज एम इन राइटिंग पोएट्री, राइटिंग पोएट्री के उद्देश्य में, अपने राइटिंग पोएट्री के उद्देश्य में किसने कहा है ये बातें? टू कंसोल द एफ्लिक्टेड, टू एड सनशाइन टू डे लाइट बाय मेकिंग द हैप्पी हैप्पियर, टू टीच द young and the gracious of ever age to see, to think and to feel, and therefore to become more actively and securely virtuous। किसने कहा है? 143 का ये राइट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे ऑप्शन है आपका रॉबर्ट साउथ, एस टी कोलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, बट हियर राइट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ ना। विलियम वर्ड्सवर्थ इज राइट। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका 144। 144 में है, हम देख पा रहे हैं 144, who opined that the poet's task is to break through this crust of custom, removes this film of familiarity and soften these hardened hearts। ये किसने ओपाइन किया है? ये लाइन को किसने ओपाइन किया है? आई रिपीट दिस लाइन अगेन, ओपाइन द poet's task is to break through this crust of custom, remove this film to familiarity and soften these hardened hearts। ये किसने किया है या फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जो पोएट है वो है रॉबर्ट साउदे, एस टी कोलरिज, सर विलियम स्कॉट एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो 144 का भी आपका राइट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है ना। नेक्स्ट की बात करें तो 145, क्वेश्चन नंबर 145, हु हैज रिटेन, किसने लिखा है ना? हु हैज रिटेन पोएट्री एज आई एम रिकमेंडिंग इज एज फार एज इज पॉसिबल एज सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज रियली स्पोकन बाय मैन। ये लाइन, ये चीज किसने लिखा है? ठीक ना। पोएट्री एज आई एम रिकमेंडिंग इज एज फार एज इज पॉसिबल ए सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज रियली स्पोकन बाय मेन। ये किसने लिखा, किसने कहा, ठीक ना, या किसने लिखा, किसने लिखा है? तो इसका 145 का राइट आंसर होगा ये भी आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस में लिखा गया है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट दिस इज द, ये क्या हो गया था। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका 146 है ना। तो 146 में आप देख पा रहे हैं 146, who write poet is a man speaking to men, a man who has greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among the mankind। ये कौन लिखा है, कौन राइटर लिखा है, ऐसा कहा है ना। मेन, सॉरी, लिसन अगेन, poet is a man speaking to men, a man who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind। ये चीज किसने लिखा? ये लाइन को किसने लिखा है? पहला पोएट का नाम है यहाँ पर रॉबर्ट साउदे, एस टी कोलरिज, सर, ऑप्शन हियर गिवन, ओके, रॉबर्ट साउदे, एस टी कोलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस। 146 का भी विलियम वर्ड्सवर्थ होगा, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर 147। 147 क्वेश्चन इज सो लॉन्ग, ओके, who wrote in preface to lyrical ballads? Understand carefully this question because here given the long question. Who wrote in preface to lyrical ballad? Poetry is the most philosophic of
all writing. It is so its object is truth, not individual and local, but general and operative, not standing upon external testimony, but carried alive into a heart by patient truth, which is its own testimony, which gives strength and divinity to the tribunal to which it appeals, and receives them from the same tribunal. Poetry is the image of man and nature. समझ में आया डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस में लिखा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वहाँ फर्स्ट से ही पता चल जाता है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलेड का जो प्रीफेस था वो किसने लिखा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। आगे कुछ भी दे उससे हमको कोई ये नहीं है, तो ये राइट आंसर आपका होगा डी नंबर, है ना। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा क्वेश्चन में भी आता है ना। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन सभी है, तो आप ये ध्यान देंगे। तो ये डी आपका राइट आंसर 147 का डी होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका 148 में है, आंसर शो हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, पोएट्री इज ब्रीथ and finer spirit of all knowledge. It is the impression expression which is the fountains of all science. तो ऐसा किसने लिखा? तो फिर यहाँ पे लिरिकल बैलेड्स की प्रीफेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा। विलियम वर्ड्सवर्थ इज राइट आंसर। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलेड का प्रीफेस किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 149। 149 में है, आप देख पा रहे हैं, there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition is found, है ना। तो इसमें यह चीज किसमें क्वेटेड है, मतलब लिखा गया है, कौन सी पोएम में लिखा गया है। there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition is found in, यह चीज पाया जाता है, किस पोएम में पाया जाता है ना। तो ऑप्शन है यहाँ पर द बॉर्डर्स, द एक्सकर्शन, लाउडामिया, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 149। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड 1800, है ना, 1800। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800 में ये सब मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। असेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, ये आपका मेन थिंग्स है यहाँ। डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज, असेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज, प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, ये चीज किसमें मिलता है? तो लिरिकल बैलेड में मिलता है, 1800 के प्रीफेस में। नेक्स्ट में अब 150 में आगे 150 है आपका क्वेश्चन हियर गिवन 150 हियर गिवन। Who write, है ना, who write the knowledge, who writes the knowledge both of poet and man of science is pleasure, but the knowledge of the one cleaves to us as a necessary part of our existence, our natural and un, un, unalienable inheritance. The other is personal to individual equations, slow to come to us, and by no habitual and direct sympathy connecting us with our fellow beings. Which one is right answer? ऐसा किसने लिखा है? The knowledge of both poet and men of science is pleasure, है ना, but the knowledge of the one cleaves to us as a necessary part of our existence, our nature, our natural and unalienable inheritance. The other is personal and individual equation, slow to come to us, and by no habitual and direct sympathy connecting us with our fellow beings. ऐसा किसने लिखा है? ऑप्शन है गिवन रॉबर्ट साउदे, एस.टी. कोलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ऐसा आपका डी नंबर करेक्ट है, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। नेक्स्ट की बात करते हैं 151 में है, who opined that poetry cannot be produced by strictly following the rules laid down by the classists. It must follow out naturally and spontaneously from the soul of the poet. ये किसने कहा कि cannot be produced by strictly following the rules laid down by the classists. It must follow out naturally and spontaneously from the soul of the poet. कि यह जरूर होता है, ऐसा नहीं है किसी को थोपने से निकलता है, प्रोड्यूस होता है, या
खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली निकलता है, पोएट के आत्मा से कोई भी पोएट्री निकलता है, ऐसा किसने कहा था? रॉबर्ट साउदे ने, एस टी कोलरिज ने, सर वाल्टर स्कॉट ने या विलियम वर्ड्सवर्थ ने? ऑफ कोर्स यहाँ पे रखी राइट आंसर आपका जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, विलियम विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट नंबर की बात करें 152, 152 का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री ऑफ द, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन? विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री का जो थ्योरी होता है ना, वो कितने स्टेज में है और पोएटिक कंपोजिशन का प्रोसेस में कितने स्टेज होते हैं? 1 2 3 4। नाउ हियर राइट आंसर इज, नाउ राइट आंसर हियर 152, डी इज राइट आंसर। ओके, डी इज राइट आंसर। 4 स्टेजेज, 4 स्टेजेज, 4 स्टेजेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करें 153, 153, which of the following are the stage of the poetic creation as per the theory of Wordsworth? निम्नलिखित में से कौन से स्टेज पोएटिक क्रिएशन के अनुसार, थ्योरी वर्ड्सवर्थ के थ्योरी के अनुसार कौन सी पोएटिक स्टेज है? स्टेज 1 ऑब्जर्वेशन, स्टेज 2 रिकलेक्शन, स्टेज 3 फिल्टरिंग एंड लास्ट वन स्टेज 4 कंपोजिशन। Which one is right answer? Here one more option given. Okay, listen. Or E number here given, all of above, all of above. तो यहाँ पे चारों जो है ये वर्ड्सवर्थ के पोएट्री क्रिएशन के लिए दिए गए स्टेज है ना? कौन कौन से हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन। स्टेज 1 ऑब्जर्वेशन, पहला स्टेज ऑब्जर्वेशन का होता है, दूसरा स्टेज रिकलेक्शन का, और तीसरा स्टेज आपका फिल्टरिंग का, और चौथा स्टेज कंपोजिशन का होता है। तो ये आपका चारों सही है ना, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर 154 में है, 154 में है, आप देख पा रहे हैं, बाकी आंसर शो हुआ। Who believed that a poetry of revolt against the moral ideas in the poetry of revolt against life, as poetry is difference towards moral ideas in poetry indifference towards life? ऐसा कौन से पोएट ने बिलीव करता है? आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन। ए पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट, है ना, एक पोएट्री जो है मोरल आइडिया के विरोध में क्या करता है? विरोध में रिवोल्ट करता है, विद्रोह करता है, लड़ाई करता है, वो क्या है? इज अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, और वो जीवन के बारे में। तो ए पोएट्री ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स मोरल आइडियाज इज अ पोएट्री इंडिफरेंस टुवर्ड्स लाइफ। ऐसा किसने विश्वास करता है? रॉबर्ट साउदे, एस टी कोलरिज, सर वाल्टर स्कॉट या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, नेक्स्ट में 155 क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं। फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज, फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज combining power, creative faculty, both A and B, none of them. 155, both. Okay, both is right answer. Combining power for Wordsworth imagination is combining power and creative faculty. Creative faculty, both is correct. Next one, 156. What according to Wordsworth should be subject of poetry? है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री का सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री का सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? सिचुएशन यहाँ पे दिए गए हैं, सिचुएशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, लाइफ ऑफ रूरल एंड रस्टिक पीपल, सिचुएशन फ्रॉम अर्बन लाइफ, बोथ ए एंड बी। विच वन इज राइट? ए एंड बी। मतलब क्या होनी चाहिए? सिचुएशन फ्रॉम एवरीडे, है ना, सिचुएशन फ्रॉम एवरीडे, लाइफ ऑफ रूरल एंड रस्टिक पीपल, ये दोनों चीज पोएट्री में होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 157 नंबर क्वेश्चन हियर गिवन। क्वेश्चन, व्हाई डज वर्ड्सवर्थ कंसीडर रस्टिक पीपल सुइटेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री? विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्यों समझते हैं कि पोएट्री के सब्जेक्ट के लिए रस्टिक पीपल सुइटेबल है? क्यों समझते हैं? हियर गिवन द ऑप्शन, बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, बोथ ए एंड बी। ये दोनों चीजें वो होते हैं, बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, क्योंकि वो नेचर से बहुत क्लोज थे, और दूसरी चीज है बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी से भी क्लोज थे, है ना। नेक्स्ट नंबर 158, व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज सुइटेबल लैंग्वेज फॉर पोएट्री, है ना। कौन सा लैंग्वेज विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री में होनी चाहिए? लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, लैंग्वेज ऑफ गॉड, लैंग्वेज ऑफ गॉड, लैंग्वेज ऑफ गॉड,
both A and B and none of them. Right answer here will be A number, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। इसके लिए होनी चाहिए पोएट्री में लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। कैसी भाषा, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए? तो लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर की बात करें 159। 159 में है आपका क्वेश्चन हियर, हु सेड, हु सेड डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी। डिलाइट इज द चीफ, डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी। ये किसने कहा है, कौन कहा है? डिलाइट इज चीफ इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी, ये कोटेशन किसने कहा है? ड्राइडेन, शेली, कीट, वर्ड्सवर्थ। 159 the question here, who said delight is the chief is if not only end of poesy? Option here given, Dryden, Shelley, Keats, Wordsworth. Here right answer is Dryden. Here right answer is Dryden. Next number question given, what according to Wordsworth is prime function of poetry? What according to Wordsworth, Wordsworth के अनुसार पोएट्री के क्या मुख्य फंक्शन होते हैं? Option here given, to ennoble the reader, to please the reader, and C number both A and B, none of them. Which one is correct? So here correct option given A number, to ennoble the reader, to ennoble the reader. Here the right answer, to ennoble the reader. Next number 161 here given, who remarked the end of writing is to enable the reader better to enjoy life or to endure it? किसने कहा है the end of writing is to enable the reader better to enjoy life or endure it? कौन कहा है ये कोटेशन, वो किसने लिखा है या कहा है? ड्राइडेन ने कहा, शेली ने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा या विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। ठीक ना, किसने कहा? डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर 162, हु सेड द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ? किसने ये कोटेशन कहा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री मतलब वर्ड्सवर्थ का पोएट्री का पहला क्रिटिक है, आलोचक है, वो वर्ड्सवर्थ खुद है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ खुद है, पहले पोएट्री का आलोचक खुद है। ऐसा किसने कहा? एमएच अब्राहम्स, शेली, डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ। 62 का है, 162 का राइट आंसर विल बी एमएच अब्राहम ने कहा है। किसने कहा है? एमएच अब्राहम, एमएच अब्राहम, याद रखेंगे एमएच अब्राहम ने कहा है। नेक्स्ट नंबर 163 की बात करें तो 163 हियर गिवन, ड्यू टू हिज एज हु बिकेम द ओनली लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल पोएट्री? ड्यू टू हिज एज, उसके एज के चलते, है ना, उसके एज के चलते, हु बिकेम द ओनली लॉरिएट टू राइट द ऑफिशियल पोएट्री, ये चीज किसने कहा? उसके एज के चलते जो बना है, केवल लॉरिएट हुए हैं और ऑफिशियल, नो ऑफिशियल पोएट्री, कोई ऑफिशियल पोएट्री के लिए नहीं, केवल लिखने के लिए, केवल वो लॉरिएट बने, पोएट लॉरिएट है ना। तो दिस वन अगेन लिसन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। ड्यू टू हिज एज हु बिकेम द ओनली लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल पोएट्री, ये किसने कहा? जॉन ड्राइडेन ने कहा, पीवी शेली ने, डॉक्टर जॉनसन या विलियम वर्ड्सवर्थ? 163 हियर राइट आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये चीज कही है। माफ कीजिएगा। Here now right answer I have told it is right answer William Wordsworth. Now next number 164 here given the question, why is the year 1798 taken to be the beginning of the romantic movement? है ना, क्यों 1798 ईस्वी को रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो सी राइट आंसर हियर डी, है ना, लिरिकल बैलेट पब्लिकेशन चलते, लिरिकल बैलेट पब्लिकेशन के चलते, है ना। Accession of Queen Victoria, no. French Revolution, no. And lyrical ballad is correct. Okay. 165 here. 165 here given. एज ऑफ पॉप, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज, रोमांटिक एज को के रूप में भी जाना जाता है। एज ऑफ पॉप, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ या एज ऑफ ड्राइडेन के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ अभी इससे पहले मैं आप लोगों को बता दिया था कि सबसे बड़े पोएट रोमांटिक एज के विलियम वर्ड्सवर्थ को माने जाते हैं, है ना। तो 165 का आपका सी इज राइट आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 165 166
इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, तो ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही इसे कमेंट करके बताएं। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ऑप्शन हियर 1798, 1800, 1802, 1805, विच वन राइट आंसर, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 167, 167 हियर, हु ओपाइंस द देयर नाइदर इज नॉर can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. It is also the repeated question, so you you can answer in my comment box. Okay, just in this video I have told you, okay, of this question. It is a repeated question. Next number question in front you here given 168, 168, who has called Wordsworth a moral एंच, who has called a moral who has called Wordsworth a moral एंच, किसने कहा moral एंच कहा है? तो हियर ऑप्शन गिवन मिल्टन, सेली, अर्नोल्ड और टी एस एलियट। तो यहाँ आपका राइट आंसर है 168 का बी, सेली ने, है ना, किसने कहा? पीबी सेली। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 169 हियर आंसर 169, 169 हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फ्लोइंग हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फ्लोइंग हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री, ये इसका अपना थ्योरी नहीं है, ऐसा किसने कहा? अर्नोल्ड, टी एस एलियट, मिल्टन या गोथे। 169, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा टी एस एलियट ने कहा। कौन कहा है? तो टी एस एलियट। 170, 170 here answer, 170 you can answer. So here which sonnet of Gray Wordsworth examined in the preface to Lyrical Ballad 1802 edition? On the death of Mr. Richard Easton 1742, on the death of Mr. Richard West 1742, and on the death of Mr. Richard North 1742, and on the death of Mr. Richard South 1742. So which one is the correct? Which sonnet of Gray Wordsworth examined in preface to the Lyrical Ballad 1802 edition? So here right answer will be 2. Okay, B is the right answer. On the death of Mr. Richard West, 1742 is right answer. On the death of Mr. Richard West 1742, तो यहाँ पे वेस्ट, ओके, वेस्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर हियर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, द लिरिकल बैलेड वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिकन देन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन द ईयर 1798, which one is the right answer? So here the question, lyrical ballad were better appreciated in America, in England, है ना, the first edition publication in America in 1871, what is the right answer? Here given the option 1798, 1805, 1843, 1802. So here the right answer given the 1802, 1802. Okay, now next number question here, in which poem Browning writes about Wordsworth? इन बीच कौन सी पोयम में ब्रोनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है? द लॉस्ट लीडर, द प्रोफेरियस लवर, प्रोस्पिस इन हिज क्रिटिकल एसे, किस पोयम में वर्ड्सवर्थ के बारे में रॉबर्ट ब्रोनिंग ने लिखा है? 72 का आंसर करेंगे तो द लॉस्ट लीडर, है ना, द लॉस्ट लीडर में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ब्रोनिंग ने लिखा है। किसमें लिखा है? द लॉस्ट लीडर। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 173, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट हॉर्स मे बिल्ड अ princely throne on humble truth from, है ना, Wordsworth learned that dwarfs may build a princely throne on humble truth from, ये कोटेशन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने सीखा है कि, ठीक ना, क्या सीखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने सीखा, क्या सीखा? वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ से सीखा। तो किससे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोएट का नाम लिखा हुआ है, ये किससे ये चीज सीखा है? वर्ड्स में, है ना, वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, ये चीज विलियम वर्ड्सवर्थ ने किससे सीखा? रॉबर्ट बर्टन के द्वारा सीखा था, से सीखा है, रॉबर्ट बर्टन से सीखा है, या रॉबर्ट बर्न से सीखा, रॉबर्ट ब्रिज से सीखा, या रॉबर्ट ब्लेयर से सीखा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी नंबर होता है, और ये है रॉबर्ट बर्न, है ना, बी नंबर में क्या है? रॉबर्ट बर्न से ये बातें सीखी है। वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। नेक्स्ट की बात करते हैं 173, 174 हियर द क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन, है ना, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन, विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुई थी? तो हियर द डेट गिवन 1799, 89, 1805, 1799 और 1798, which year is publish of lyrical ballad publication date? Now here right answer will be D, 1798. Which one is correct? 1798.
1798 मतलब 1798 में फर्स्ट पब्लिश हुआ था और ये इंग्लैंड अमेरिका में हुआ था 1802। 175 क्वेश्चन नाउ हियर गिवन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोस्टिकल सबलाइम? इगोस्टिकल सबलाइम किसने कहा था? डी नंबर डी 155, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ इगोस्टिकल सबलाइम? इगोस्टिकल सबलाइम किसने कहा? लैम ने, अर्नोल्ड ने, एलियट ने या कीट ने? तो यहाँ जॉन कीट, आंसर विल बी जॉन कीट, है ना। जॉन कीट इज राइट आंसर, जॉन कीट। नेक्स्ट की बात करें, एकोस्टिकल सबलाइम किसने कहा था? तो जॉन कीट ने कहा था। नेक्स्ट नंबर की बात करें, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हियर गिवन, लिरिकल बैलेड अपीयर्ड विथ, वो क्वेश्चन आ गया। 6 पोएम बाय कोलरिज and 15 by Wordsworth, 10 poem by Coleridge and 10 by the Wordsworth, 4 poem by Coleridge and 15 by Wordsworth, 4 poem by Coleridge and 18 and 19 by William Wordsworth. Which one is right answer? D1 is right answer. Okay. नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हियर गिवन 177, 177, हु सेड द पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन? हु सेड, ये लाइन किसने कहा है? द पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन, ये लाइन किसने कहा? टी एस एलियट, टेस्टी कोलरिज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हियर राइट आंसर डॉक्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, 77 का विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है 178, 178 है, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को समझा है या माना है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? डी क्विंसी, कोलरिज, सेली, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो हियर राइट आंसर विल बी 178 ए, डी क्विंसी। डी क्विंसी इज राइट आंसर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर ये माना है। नेक्स्ट नंबर 179, 179, 179, Wordsworth described to whose belief form humanity was essentially good but was corrupted by the influence of society, है ना। मतलब ये क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन एंड लिसन केयरफुली टू ट्राई अंडरस्टैंड। वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब टू हुज बिलीफ ना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसकी इच्छा को या विश्वास को सब्सक्राइब करते हैं, मानते हैं कि ह्यूमैनिटी वाज एसेंशियल, मानवता जो है वो क्या है? आवश्यक है, अच्छी है, बट वाज करप्टेड, लेकिन इसे करप्ट कर दिया गया है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के प्रभाव से। तो ये चीज कैसे मानते हैं वो, किसके विचार से? रूसोस के विचार से, दांते के विचार से, या लोंगिनस के विचार से, या एरिस्टोटल? तो हियर मोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस बाय रूसो, ओके, बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ। हियर 79 ए, है ना, रूसोस, रूसो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर 180, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट मस्ट बी मैन पोसेस्ड ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक पोएट जरूर होनी चाहिए, एक पोसेस्ड ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ये सेंटेंस बोल रहे हैं, ये ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, इमोशन होनी चाहिए, वीट होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? तो यहाँ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी इज करेक्ट, सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन 182, 81, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री प्रोसीड फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग ऑफ द, इंटरनल फीलिंग ऑफ, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री प्रोसीड करता है, ठीक ना। इंटरनल फीलिंग ऑफ किसके, किसके इंटरनल फीलिंग? रीडर का, कॉमन पीपल का, पोएट का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, पोएट का। इंटरनल फीलिंग जो पोएट के अंदर में उद्गार आता है और जो उसकी इच्छा करता है, उसी को जब वो व्यक्त करता है, उसी को हम पोएट्री कहते हैं। कोई बाहरी दिखावटी नहीं होती है, उसी को पोएट्री कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन हियर, हाउ मेनी काउजेज वर्ड्सवर्थ हैज मेंशन्ड द लीड टू पोएट्री कंपोजिशन, है ना। कितने काउज है, कितने कारण है विलियम वर्ड्सवर्थ जो मेंशन है कि पोएट्री कंपोजिशन के लिए? 6, 7, 8, 9। So just we have discussed in this video. Okay, so now here you have to write in our comment box. Okay, but I have mentioned here, there is no problem. Here right answer will be 6. 6 is right answer. Next number 183, 183, who praised Wordsworth as the poet of humanity? कौन से राइटर ने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा है? पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कौन से राइटर ने कहा है? जॉन केवल, कोलरिज, साउदे, या जोन्ना वैली? कौन कहा है? तो ए, जॉन केवल, जॉन कीवल, जॉन कीवल ने कहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू 184, 184 हियर, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ egotistical sublime? Just we have discussed in this video, so it is you have to answer in comment box. Okay, egotistical sublime किसने कहा है? अभी कुछ ही देर पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हूँ, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर है 185, 185 हियर आंसर, which one is the right answer? The question here given,
इन द एसे द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ मेंटेन द गाइडलाइन। ये यहाँ पे गाइडलाइन को मेंटेन किया है, ठीक ना। वो कौन सी गाइडलाइन को मेंटेन किया है लिरिकल बैलेड में, तो ये भी हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं इसी वीडियो में, लेकिन फिर भी ये रिपीटेड है। ये आप मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इन द एसे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टो द गाइडलाइन। Ordinary life is the best subject for poetry. Everyday language is best suited for poetry. Expression of feeling is more important than action or plot. Poetry is the spontaneous overflow of emotion. All of this. तो यहाँ पे आपको कमेंट करके मुझे बताएं ये कौन कौन से प्रीफेस में मैनिफेस्टो में विलियम वर्ड्सवर्थ ने गाइडलाइन किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं 186 यह क्वेश्चन। Here, the preface to the lyrical ballad doesn't include. Lyrical ballad का जो preface है वो शामिल नहीं करता. Ordinary life of the best subject for poetry. Everyday language is best suited for poetry. Expression of the feeling is more important than action or plot. The proper study of mankind is main. तो यहाँ पे ये आपका डी नंबर फॉलो नहीं करता है ना। डी नंबर नहीं, बाकी बात ये थ्री जो दिए गए हैं ये तीनों आपका फॉलो करता है। 100 अब हम लोग आते हैं 95, ठीक ना। 195 में आते हैं, वो है आपका हु रोड द प्रीफेस द लिरिकल बैलेड पोएट्री इज द मोस्ट फिलोसफिकल और राइटिंग। ऐसा किसने कहा है, कौन लिखा है ये चीज कि वो पोएट्री जो है सबसे ज्यादा फिलोसफिकल है, दार्शनिक है सभी राइटिंगों में से, कौन लिखा है ये बात 195 में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन लिखा है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 196 का जो क्वेश्चन है आप वो देख रहे हैं। 196 का क्वेश्चन आपके सामने, हु रोड द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये चीज किसने लिखा है, ये कौन कहा है, ये लाइन कौन सा लाइन ये लिरिकल बैलेड के लिए कौन कहा है। पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ऐसा किसने किया, रॉबर्ट साउदर्न, एस टी कोलरिज, सर वाल्टर स्कॉट या विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो ये 96 का आंसर है आपका डी नंबर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो 97 नंबर में है आपका, 97 में है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द क्वेटेड देयर नाइदर इज नॉट कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द प्रोज एंड द मेट्रिकल कंपोजिशन। इट इज द रिपीटेड क्वेश्चन इन दिस वीडियो, सो यू हैव टू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, द ऑप्शन हियर गिवन, दिस वन यू हैव टू आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे है ऑप्शन हियर गिवन, द बॉर्डर, द एक्सकर्शन, द लाइवडामिया एंड द प्रीफेस ऑफ द लिरिकल बैलेड। ओके, हियर राइट आंसर विल बी लिरिकल बैलेड 1800। 197 टू 198 में अब आप देखेंगे 199 का 98 का क्वेश्चन बताएं। यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन हियर गिवन, हु राइट अ नॉलेज बोथ द पोएट एंड मैन ऑफ द साइंस इन प्लेजर। ये बात किसने लिखा है ना। द नॉलेज बोथ ऑफ द पोएट एंड मैन ऑफ साइंस इज प्लेजर। ऐसा किसने कहा, रॉबर्ट साउदर्न ने, एस टी कोलरिज ने, सर वाल्टर स्कॉट या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका 98 का आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन कहा है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 199 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू का मतलब क्या होता है, शुरुआत, ठीक ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ने शुरुआत किया एज ए राइटर 1787 1887 में शुरू किया। व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट, जब वो एक सोनेट को पब्लिश किया, वो सोनेट का क्या नाम है ना। द यूरोपियन मैगजीन, द लंदन मैगजीन, साउथ मैगजीन एंड लेक स्कूल मैगजीन। तो ये फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। 199 का ए नंबर होगा द यूरोपियन मैगजीन। क्या होगा बच्चे, द यूरोपियन मैगजीन इसका डेब्यू नॉलेज सोनेट है, ये ध्यान रखेंगे अपनी लाइफ की पहली सोनेट। अब नेक्स्ट नंबर जो है, वर्ड्सवर्थ बिगेन टू प्रील्यूड इन 1798, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड को शुरू किया था 1798 में एट द एज ऑफ एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू हिज लाइफ। और पूरे ये कितने साल में ये शुरू किए थे, 1798 में शुरू किए थे, जब ये कितने साल के थे, और ये पूरी जिंदगी तक लिखते रहे। और इसके मरने के बाद प्रील्यूड पब्लिश हुआ, तो ये कौन पब्लिश करवाए थे, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वो इस समय 1798 में वो उसका एज कितना था, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 25 ईयर्स, 26 ईयर, 27 ईयर, 28 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो 28 ईयर्स का था उस समय, है ना। कितने का, 28 ईयर्स का। नेक्स्ट नंबर 201 में अब हम लोग पहुंच गए हैं, है ना, 201 में। और हम यहाँ 209 क्वेश्चन आपके साथ करूंगा डियर फ्रेंड्स। मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं यहाँ नेक्स्ट टाइम मैं एस टी कोलरिज के जो वर्क्स है और उसमें जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन पाते हैं और जो मोस्टली बनते हैं जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड करूंगा डियर फ्रेंड्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एज अकॉर्डिंग टू एज मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इनिशियली प्लान टू राइट द रेक्लूस टुगेदर विद सैमुअल टेलर कोलरिज, देयर ज्वाइंट इंटेंशन बिगेन टू पर्पस। ये क्या पर्पस था, है ना। 201 का क्या पर्पस था, तो पर्पस यहाँ पे एक दिया हुआ है, जॉन मिल्टन, पैराडाइज लोस्ट, स्पेंसर, हैरी क्वीन एंड
Chaucer's Canterbury Tales and Dante's Inferno, है ना Inferno. So which one is the purpose? So here the right purpose written A number John Milton Paradise Lost. Again I am going to read this question. Wordsworth initially planned to write the Recluse, है ना. सबसे पहले जो initially प्लान किया था, है ना, Wordsworth लिखने का Recluse, तो टुगेदर विद सैमुअल टेलर, है ना, सैमुअल टेलर के साथ में, मतलब एसटी कोलरिज के साथ में प्लान किया था. देयर ज्वाइंट इंटेंशन बीइंग द पर्पस, और इन लोग का पर्पस था कि हम लोग जॉन मिल्टन का पैराडाइज लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पे हो गया ए नंबर. 102 में जो है क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, तो यहाँ पे है इन दिस इंट्रोडक्शन द वर्जन 1850 ऑफ द प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन द ओरिजिनल आइडिया इंस्पायर्ड बाय हिज डियर फ्रेंड वाज, है ना. ये जो इंट्रोडक्शन वर्जन 1850 में प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्लेन किया है, वो ओरिजिनल आइडिया था, है ना, वास्तविक आइडिया था. तो इंस्पायर्ड बाय हिज डियर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को इंस्पायर किया था. वो कौन था? टू कंपोज द फिलोसॉफिकल पोएम इंटाइटल्ड द रिक्लूज, टू राइट द सीरीज सोनेट, एंड टू राइट द ड्रामा, एंड टू राइट द लिरिकल पोएम ओनली. तो व्हिच वन इज द करेक्ट? तो हियर राइट आंसर इज टू राइट अ ड्रामा. टू राइट अ ड्रामा, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर है आपका 203. हु प्रेज वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी. जस्ट वी हैव डिस्कस्ड हु सेड, है ना, पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कौन कहा है? पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ का. तो ये मैं बता दूं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जॉन कीबल. जॉन कीबल इज राइट आंसर. पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कहने वाले पोएट है. नेक्स्ट है इन विच ईयर फ्लोइंग वर्क्स फिक्शन वर्ड्सवर्थ अपीयर्ड इन द कैरेक्टर. इन विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स फिक्शन वर्ड्सवर्थ हैज अपीयर्ड इन अ कैरेक्टर? विलियम किंसोल्विंग, मास्टर क्रिस्टियन, and Jesser a fraud, and well determines your limb. Which one is right answer? 104. So here the one is the all of these. All of these. Okay. Next number की बात करें 105, 205. Okay, 205 question here. Which sonnet of Wordsworth is perceived as a decadent material cynicism of the time? कौन से पोएम है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये all of these होगा. It is, है ना. It is a beauteous evening, calm and free. Next number, the world is too much with us. London 1802. मतलब all of these. Just a minute. This is the very common things here will be incorrect. Now next number question here given. Next number 106. 106. Okay, 106 question here given. Which poem Wordsworth is appreciated by modern critics as the greatest ode, and the poem containing impassioned sublimity. मतलब कौन सी वर्ड्सवर्थ का पोएम जो है वो अप्रिशिएट मॉडर्न क्रिटिक्स के द्वारा किया गया ग्रेटेस्ट ऑड, सबसे बड़े ऑड के नाम से, एंड पोएम कंटेनिंग impassioned sublimity को पेशन करता है, ऐसा कौन सा पोएम में कहा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 206 का होगा बी नंबर. ऑड है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, है ना. ये सभी एग्जाम पीजीटी या सेट, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट, जेआरएफ, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और नेक्स्ट टाइम मैं एसटी कोलरीज का अपलोड करूंगा. डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें. नेक्स्ट नंबर 107 में आ गए हम लोग. 107 गिवन हु रोट द बुक टाइटल द लॉस्ट लीडर, ए स्टडी ऑफ वर्ड्सवर्थ in 1933. Here the option given Hog Eye Son, Fusette, S.T. Coleridge, George Moore, or O.M. Pratt. Which one is right? So now here 107 A is right. Okay, Hog Eye Son first. नेक्स्ट नंबर की बात करें 100. अब हम लोग अंतिम पड़ाव में आ गए हैं. Who wrote the collection of the poetry The Lost Leader 2008 died on the forward prize of the best collection 108. वो कौन लिखा है? माइकल ओलिवी इमला, एसटी कोलरीज, जॉर्ज ओमिन्स, ओ एम ब्रैक. हियर द राइट आंसर ए, क्योंकि ये सभी विलियम वर्ड्सवर्थ की समय की पोएट है और ये जो 2008 की बात हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा माइकल ओलिवी इमला, है ना, माइकल ओलिवी इमला. नेक्स्ट की बात करते हैं तो 109 में जो आप है क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हियर गिवन. एंड नेक्स्ट हम सैमुअल टेलर्स के बारे में आपको वीडियो मिलेंगे. तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. हु रोट द वर्ड्सवर्थ इन पैरोडी पीटर बेल थर्ड. किसने लिखा है? हु रोट वर्ड्सवर्थ इन पैरोडी. हु रोट वर्ड्सवर्थ इन अ पैरोडी पीटर बेल इन थर्ड. किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, पीबी शैली ने लिखा है. किसने लिखा है? पीबी शैली. पैरोडी Wordsworth in, it is a very important, so I repeat it. Wordsworth in parody Peter Bell in third, written by P.B. Shelley. Okay, thank you so much everyone.